एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपको याद है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जिसके अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए थे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किंगडम्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था। जो राजा थे वो कुछ सोशली इकोनॉमिकली जो पावरफुल लोग थे उनके पीछे भागते थे। भागते इन द सेंस उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म बताई थी, महाडंडा। डंडा से याद कर सकते हो, नायका। ये एक टर्म दिखाई समझाई थी आपको लास्ट क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था इसके अलावा कुमार, अमात्या, एक टर्म ये भी सिखाई थी। फिर आपको सिखाया था संधि समधि, संधि से याद कर सकते हो, संधि, विग्राहिका। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। और कुछ पॉलिसीज बताई थी कि किस तरीके से लोगों की प्रति राजाओं की पॉलिसीज होती है। और हमने क्या कुछ पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे पालवास अपना रूल कर रहे थे, किस तरीके से इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से के अंदर हमारे पास हर्षवर्धन थे, उससे पहले गुप्तास थे। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में चालुक्यास के बारे में भी बताया था, उससे लास्ट क्लास में सतवाहनास के बारे में भी बताया था, लास्ट क्लास में पालवास के बारे में भी पढ़ा, चोलास के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, एक न्यू काइंड की आर्मी आ गई थी इसमें। आज हम कोशिश करेंगे ये सब टॉपिक्स खत्म करने के। तो पहले जो रूलर्स थे उनको जरूरत नहीं होती थी आर्मी रखने की, क्योंकि जो रूलर्स का रूल होता था वो ऑफिशियली नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि आप ही रूल करेंगे, वो हेरिडिटरी भी नहीं होता था। मतलब जो सबसे पावरफुल बंदा होता था उसको रूलर बना दिया जाता था। बट जैसे जैसे किंगडम्स और किंग्स की पावर इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, जैसे आप ये देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बनने शुरू हुए। पालवास का अपना एरिया, चालुक्यास का अपना एरिया, पुष्यभूतिस का अपना एरिया, तो गुप्तास के अपने एरियाज थे। तो जैसे जैसे इन लोगों के अपने एरियाज बनने शुरू हुए, इनको लगा कि अरे नहीं नहीं, अब तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अब हम लोगों को बहुत सारे एलिफेंट्स रखने पड़ेंगे अपनी आर्मी के अंदर, हम लोगों को बहुत सारे चैरियट्स रखने पड़ेंगे। वो होता नहीं है जिसके अंदर रथ टाइप, वो रखना पड़ेगा। और तो और बहुत सारे फुट सोल्जर्स भी रखने पड़ेंगे। और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा रही हूं मैं आपको, केवेलरी। अब ये केवेलरी का मतलब होता है घोड़े पे सवार जो सोल्जर्स होते हैं, उनको हम केवेलरी के अंदर गिनते हैं। तो बेसिकली जो सोल्जर्स घोड़े के ऊपर लड़ते हैं युद्ध, उसे हम केवेलरी के अंदर गिनते हैं। तो उनको सबको लगा कि यार पहले तो हम लोग इन लोगों को रेगुलरली पे नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि रेवेन्यू आना शुरू हो गया है लैंड से, तो लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि अरे आप तो अपनी ज्वेलरी लेकर बैठ गए राजा साहब, आप हमारे योद्धाओं को जो हमारी सुरक्षा करते हैं उनको पैसे क्यों नहीं देते। तो उन्होंने ये शुरू किया कि नहीं नहीं, अब हम सोल्जर्स को रोज ट्रेन करेंगे और उनको पैसा भी देंगे और एक आर्मी भी मेंटेन करेंगे। तो कुछ मैन उन्होंने एक पोस्ट दे दी जिसे हम कहते हैं समानतास। ठीक है, आर्मी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो बहुत पहले इन लोगों ने दे दी गई थी कुछ लोगों को। तो ये समानतास बेसिकली वो लोग थे जिनको हम ये कहते हैं मिलिट्री में, जिनको एक इंपॉर्टेंट टाइटल दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं टाइटल या फिर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी जाती है बाय द आर्मी पीपल ऑफ किंग। ठीक है, तो ये टाइटल यूज किया जाता है, पोजीशन यूज की जाती है, टाइटल पोजीशन यूज्ड बाय द आर्मी पीपल ऑफ द किंग्स। तो धीरे धीरे कर कर हमने ये देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो समानतास के थे, समानतास के, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए कि यहाँ पे जो राजा बैठा था वो कहते ओके सी यू राजा साहब, बाय बाय। तो राजा को क्रॉस कर कर वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम, क्योंकि आर्मी तो सारी उनके कंट्रोल में थी, इनके नीचे इतने सारे लोग लगे हुए थे, ये देखिए इतने सारे लोग इनके नीचे काम कर रहे थे। धीरे धीरे ये इतने पावरफुल हो गए कि ये कहते किंग यू लीव। ठीक है, हम अपने आप, हमारे पास आर्मी है, हम ये एरिया कंट्रोल कर देंगे। तो मतलब धीरे धीरे वो किंग को बाय बाय करना स्टार्ट कर चुके थे। अब बात करते हैं और क्या क्या हो रहा था रूलर्स के साथ। ये देखिए, असेंबलीज इन द सर्दर्न किंगडम। अब मैं पहले आपको सर्दर्न किंगडम्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे किंगडम्स पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में आपने पालवास पढ़ा था, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल था कांचीपुरम। ठीक है, जो बिल्कुल
कावेरी रिवर के डेल्टा जहां पे बनता है उसके बिल्कुल पास में था, वो कावेरीपुरम था। तो ये जो पालवास थे इनकी बहुत सारी इस एरिया को रूल करने के लिए, लेट्स से ये पालवास हैं, ये क्या करते थे, एक बहुत बड़ा एरिया रूल करने के लिए अकेले राजा के तो हाथ में था नहीं, तो ये क्या कर देते थे, छोटी छोटी लोकल असेंबलीज बना देते। तो इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से लोकल असेंबलीज। ठीक है, ये जो लोकल असेंबलीज थी इसे हम ये भी बोल सकते थे इसी असेंबली एक स्पेशल नाम से, लेट्स से हम इसको बोल देते हैं ये है सभा। तो अगर तो वो असेंबली का नाम जो हमें इंस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिला कि पालवास ने सभा बनाई थी, तो सभा जनरली असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम चल रहा था। तो अगर ब्राह्मण लैंड ओनर्स हैं तो उसकी जो असेंबली होगी उसको हम सभा बोलते थे। ठीक है, और सभा के अंदर भी बहुत सारी सब कमेटीज होती थी। मतलब आप ये ले लीजिए, ये एक तरीके से आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर ये आपका एरिया है, पूरा सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स होंगे जहां पे आप रह रहे हैं। स्कूल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, हर क्लास में अलग टाइप के बच्चे होंगे। तो ये जो लोकल असेंबली है इसको हम ले लेते हैं जी, ये हमारा एक तरीके का स्कूल है। और स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई असेंबली का नाम हम दे देते हैं, वो दे देते हैं सभा, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण्स की लैंड ओनर्स। अब आपको पता है क्लास के अंदर टीचर भी होती है और मॉनिटर भी होता है। ठीक है, तो टीचर और मॉनिटर जो है असेंबलीज के नीचे छोटे छोटे ग्रुप्स आ गए। कोई होगा इरिगेशन को देख रहा होगा, मतलब कोई चेक कर रहा होगा, अरे सारी कॉपीज चेक हो गई है या नहीं हुई। कोई देख रहा होगा उसके अंदर रोड्स को देख रहा होगा, अरे क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। कोई देख रहा होगा उसी असेंबली में छोटे से हिस्से में टेम्पल्स को देख रहा होगा, कोई देख रहा होगा अरे टीचर नहीं आई, चलो बंक मारते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसको हम छोटी सब असेंबलीज या सब कमेटीज बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस विलेज के अंदर, लेट्स से अब मैं आपको ब्रॉड फंक्शन बता देती हूँ। ये हमारा एरिया पालवास का, ये एक आ जाता है विलेज। ठीक है, तो जो विलेज है उसका नाम उन्होंने दे दिया उर। ठीक है, विलेज असेंबली जो है उसका हम नाम दे देते हैं, विलेज के अंदर विलेज की जो असेंबली है उसका नाम दे देते हैं उर। यहाँ पे जो उर था वो जो थे वो लोग यहाँ पे ये जो थे ये लैंड ओनर्स होते थे इस असेंबली के अंदर। नॉट नेसेसरली, हमेशा ही ये नहीं होगा कि हमारे ब्राह्मण्स ही होंगे। तो अगर तो सभा है उसका नाम तो ब्राह्मण लैंड ओनर्स हो गया। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया उर है उसका नाम, तो उसके अंदर कौन हो जाएंगे, लैंड ओनर्स हो जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण्स हो। ठीक है, और अगर उसका नाम पड़ गया नागाराम, ठीक है, नाग के राम, मतलब जो पैसा लेकर आएंगे वो हो गए हमारे मर्चेंट्स। तो ऐसा काफी होता था कि ये जो असेंबली है अगर उर है लैंड ओनर्स की, तो जो सबसे बड़ा लैंड ओनर था वो बोलता था हा 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 हा, मैं तुम्हें रूल करूंगा। ठीक है, कुछ रिच और बहुत पावरफुल लैंड ओनर्स या मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी असेंबली को रूल करते हैं। देखिए मैंने आपको 3 असेंबलीज के बारे में बता दिया जो विलेज के अंदर होगी। एक मैंने बताया सभा, सभा में अगर कोई ब्राह्मण लैंड ओनर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, वो कहेगा आज से सभा सारी मेरे कंट्रोल में। वैसे ही उर जो विलेज की असेंबली अगर वो लैंड ओनर्स की है, नॉट नेसेसरली कि उसके अंदर ब्राह्मण्स होंगे, तो एक लैंड ओनर बोलेगा अरे भाई साहब बहुत पैसा है हमारे पास, आइए जरा हम आपको रूल करके सिखाएंगे कैसे करना होता है। और नागाराम मतलब मर्चेंट्स की, तो उसमें से अगर कोई मर्चेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो हो सकता था वो धीरे धीरे पावर में आना स्टार्ट कर दे। इतनी बात सब लोग को समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं, हमने असेंबलीज की बात कर ली, 3 इंपॉर्टेंट असेंबलीज की बात कर ली। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, असेंबलीज इन सदर्न किंगडम्स। मैंने 3 तरीके की आपको बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको सबको पढ़ लिया है। एक मैंने आपको बताया और एक मैंने आपको बताया नागाराम, ठीक है, और एक मैंने बताया आपको ब्राह्मण लैंड ओनर्स की। अब आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की जो असेंबली है उसको क्या बोलते हैं। तो वो असेंबलीज के नाम बता दिए, ये आप बताएंगे ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली को क्या बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी लोग किंगडम में कैसे रहते थे। असेंबलीज के बारे में तो हमें लिखा हुआ मिल गया इंस्क्रिप्शंस के अंदर, जो रिटन फॉर्मेट में कहीं पे हमारे पास चीजें मिली हमें डिफरेंट टाइप की, वो हमें लिखित फॉर्म में मिल गया, वर्ड्स में लिखे हुए, सड़कों पे पत्थरों पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। अब ऑर्डिनरी लोग भी तो रहते होंगे,
तो हमें ऑर्डिनरी लोग किस तरीके के जीवन व्यतीत करते थे, क्या कुछ प्लेज में हिस्सा लेते थे, क्या कैसे अपने मनोरंजन करते थे, वो काफी कुछ हमें पता चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कालिदास, कालिदासा। ठीक है, ये जो कालिदासा हैं, ये कालिदास बुलाया जाता है इनको, बट ये जो हैं इनको जाना जाता है इनके लिखे हुए प्लेस के लिए, कि कैसे वो अपनी लाइफ बताते हैं कि एक राजा के दरबार में मैंने अपनी लाइफ व्यतीत की। वहां पर वो अपने जो अपना रूलर है किंग, उसके बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि वहां पर किंग के साथ बहुत सारे ब्राह्मण्स भी थे जो रूल करते थे। ठीक है, और वो जो लैंग्वेज बोलते थे, किंग और जो ब्राह्मण्स लैंग्वेज बोलते थे वो थे संस्कृत। तो इस तरीके के बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे। और भी बहुत सारे विमेन बैठे होते थे वहां पर, मेन बैठे होते थे किंग के अलावा, जो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, प्राकृत। तो ये जो किंग और ब्राह्मण्स हैं वो हमें पता चला कि वो संस्कृत यूज करते थे। ठीक है, एंड जो बाकी सारे मेन एंड वुमेन हैं, बाकी जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे जो उनको समझ में आती थी, प्राकृत। अब इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है जिसको हम बोलते हैं अभिजना शकुंतलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम है, कहानी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रेम कहानी है ये बेसिकली एक किंग है, दुष्यंता। ठीक है, ये है राजा किंग। इनको प्यार हो जाता है एक बहुत सुंदर कन्या के साथ जो बहुत यंग होती है, उनका नाम होता है शकुंतला। ठीक है, और फिर हमें इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है, और हमें पता चलता है किस तरीके से जो मच्छी पकड़ने वाले थे उनकी लाइफ ज्यादा खुशहाल नहीं थी, वो किस तरीके से सफर कर रहे थे। उनके प्लेस हमें पता चलते हैं कालिदास के थ्रू। ठीक है, वो लेख लिखते थे और प्लेस के बारे में पता चलता था। और तो और कालिदास के अलावा हमारे पास एक चाइना से आए हुए पिलग्रिम थे जिनका नाम था फाजियान। इन्होंने भी नोटिस किया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो अनटचेबल्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको एक जगह से, सिर्फ अगर विलेज है तो उसके बाहर रहने को बोला जाता है, अगर वो मार्केट में आ जाते हैं तो उनको अपने आप से डिस्टेंस करने को बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्राह्मण्स को सफर की, और उसके बारे में हमें इन चाइनीज पिलग्रिम के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से हमारे को ये एक्चुअली, ये जो चाइनीज पिलग्रिम है ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो। ये चाइना से इंडिया ऑन फुट चलकर आए थे और बुद्धिस्ट साइट्स इन्होंने विजिट की थी, और सारी अपनी जर्नी के बारे में लिखा। और उस जर्नी में ये भी लिखा कि अगर कोई अनटचेबल विलेज के अंदर आ जाता था तो उसको अनाउंस करना पड़ता था, मैं आ गया हूं, ताकि बाकी सब लोग उससे क्या कर सके, डिस्टेंस मेंटेन कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारे को आज खत्म करते हैं हम ये चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितनी बार आप ये वीडियोस देखेंगे उतनी बार आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ऐसे बिल्कुल अकेले बुक पकड़ कर नहीं याद होगी। थैंक यू।